हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 4 मई 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखते हैं। इसमें से 2 समाचार तो हमारे स्वास्थ्य सेवा से कुछ अच्छी खबरें और कुछ चुनौतियों के बारे में बताती है। तीसरा समाचार वो है कि चीन ने अपना चांग-ई 6 करके अपना चंद्र मिशन भेजा है और चंद्रमा के अंतरिक्ष मिशन नहीं, सॉरी, चंद्र मिशन भेजा है जो चंद्रमा के सुदूर दक्षिण में उतरेगा और वहां से नमूना लेकर वापस आएगा। और ऐसा करने वाला ये एक तरह से दुनिया का पहला मिशन हो जाएगा। ठीक है। चांग चांगे बोलते हैं, लेकिन चांग-ई 5 करके चंद्रमा ने पहले भी एक चंद्र मिशन भेजा था जो चंद्रमा के दृश्य भाग से या नियर भाग से जो है उसने नमूने लेकर धरती पर वापस लौटा था। अब ये फार भाग यानी ज्यादा दूर जो दिखाई नहीं देने वाला हिस्सा है, जो छुपा हुआ हिस्सा है, वहां से नमूने एकत्र करने के लिए ये भेजा गया है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं भारत के स्वास्थ्य प्रणाली के लिए अच्छी खबर क्यों है। देखिए, ये एक आर्टिकल लिखा गया है इंडियन एक्सप्रेस में। भारत के नीति आयोग के स्वास्थ्य का सदस्य स्वास्थ्य यानी जो स्वास्थ्य को उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर BK पॉल, उनके द्वारा ये लेख लिखा गया है कि कैसे भारत में हेल्थ सर्विस सेक्टर के लिए जो है बेहतर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसमें उन्होंने भारत के स्वास्थ्य के आंकड़े 2014 के बाद बताए हैं कि कैसे बेहतर हो रहे हैं। तो आइए चलिए इसमें देखते हैं। परिचय के रूप में देखें तो वो बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो 2017 में लाई थी, वह क्या करती है कि सभी यानी किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल तक सभी की सार्वभौम यानी सभी की पहुंच, किफ़ायती स्वास्थ्य तक पहुंच है। यानी अच्छी, बेहतर और सस्ती, यानी किफ़ायती मतलब सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच बढ़ानी है। वो कैसे होगा? सभी की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं तक हो और वो स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती से सस्ती हो, यानी किफ़ायती हो कि ज़्यादातर लोग उसको वहन कर सकें। अब इसके लिए कैसे होगा? इसके लिए कुछ काम सरकार करेगी। यानी अभी अगर देखा जाए तो भले स्वास्थ्य को हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना जाता है, वो सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़्यादातर लोग जो है अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आउट ऑफ द पॉकेट खर्च यानी अपने खर्च को ही, मतलब अपने जेब से खर्च करने के लिए मजबूर होते हैं। और कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, अगर वो आपको लग गई तो भारत के अधिकांश व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे अगर वो सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के उसको इलाज में, जैसे कैंसर आदि या हार्ट के इस तरह के जो इलाज है, अगर आप उनको कराने चल जाओ तो आज जो लोअर मध्यम वर्ग है वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। ये समस्या, और गरीबी रेखा के अगर जस्ट ऊपर है तब तो वो उसकी बात ही कहिए, और ज़्यादातर लोगों की तो पहुंच ही नहीं होती थी। तो सरकार ने इसको लेकर एक बेहतर हेल्थ प्रणाली का अगर इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है तो हमें ये ऐसी कई सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। मेनली 2 चीज़ें देखी जाती हैं। अगर इकोनॉमी के लेवल पे स्वास्थ्य के को जांचना हो तो ये देखा जाता है स्वास्थ्य सर्विसेज के कि बढ़िया है कि नहीं। ये देखा जाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं पे सरकार का खर्च कैसा है, कितना ज़्यादा GDP के परसेंट के रूप में या प्रति व्यक्ति आय के रूप में सरकार का खर्च बढ़ रहा है कि नहीं है। अगर सरकार का जितना खर्च बढ़ेगा, लोगों का आउट ऑफ द पॉकेट खर्च बोलते हैं, यानी लोगों को अपने जेब से उतना कम खर्च करना पड़ेगा। तो ये एक होता है कि सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़े और लोगों का अपने जेब पर खर्च कम हो। ये बताता है कि धीरे धीरे हेल्थ सेक्टर जो है उसकी स्थिति बेहतर होती जाती है, और उसमें ज़्यादातर लोग अगर शामिल होते जाएं, यानी और बेहतर होती जाए, शामिल होते जाए, तो ये और अच्छी स्थिति दर्शाती है। तो देखिए, ये बताते हैं कि लक्ष्य क्या था? गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच। हाल के वर्षों में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के लिए देश की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, नेशनल हेल्थ अकाउंटिंग डेटा में ये चीजें दिखाई दे रही है, जिसमें 2020-21 और 2021-22 का अनंतिम यानी अभी टेम्पररी या वो कह सकते हो कि इंटरिम अनुमान भी शामिल है। ये चेंज हो सकता है लेकिन ये अनंतिम अनुमान है। ये बता रहे हैं, जैसे इसमें बता रहे हैं कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। पहला ये देख रहे हैं कि सरकार की स्वास्थ्य में लगातार वृद्धि देख रही है। जैसे सकल घरेलू अनुपात के
सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 2014-15 में, यानी 2014-15 में जो स्वास्थ्य का व्यय था, मान लिया ए है तो ये 2014-15 में है, तो 2021-22 का जो हमारे पास प्रोविजनल डेटा है उसमें ए प्लस 63% ऑफ ए, यानी जो ए था उसका 163% है, यानी 63% ज्यादा है। यानी 2014-15 से 2021-22 में 63% की वृद्धि स्वास्थ्य के, सरकारी स्वास्थ्य के खर्चों में दिखाई देती है। और जीडीपी ये दिखाई आंकड़े के रूप में, जैसे 2014-15 में ये जीडीपी का 1.13% था जब आंकड़ा है। फिर ये इसके आंकड़े आए हैं 2019-20 में, ये है जीडीपी के 1.35%, 2020-21 में जीडीपी के 1.6% और 2021-22 में जीडीपी के 1.84%। यानी कि आप देखिए 1.13% से 1.8% हो गया, और 19-20 से तो लगातार ही बढ़ रहा है, जब से 19-20 का एक्चुअल डेटा है और उसके बाद जो अंतरिम डेटा है वो भी बता रहा है बढ़ रहा। इसमें से 20-21 और 21-22 ये सरकार का क्या है, उस समय कोरोना काल था, उस समय है। आइए अब जरा सा देखते हैं कि प्रति व्यक्ति के रूप में क्या स्थिति है। जीडीपी के रूप में तो परसेंटेज यानी जीडीपी भी बढ़ रही है और साथ साथ हम परसेंटेज वाइज भी खर्च बढ़ा रहे हैं। प्रति व्यक्ति के रूप में देखते हैं क्या होता है। तो 2014-15 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 1108 रुपए सरकार करती थी। सरकार मतलब केंद्र राज्य सरकार दोनों मिला के करती थी। कितना? 1118 रुपए सरकार का खर्च होता था 2014-15 में। ये 2019 में 2014 रुपए हो गया, और ये प्रवृत्ति फिर बढ़ी है 2020-21 में 2322 रुपए और 21-22 में 3156 रुपए हुआ है। यानी देखिए 1108 रुपए से 3156 रुपए, यानी लगभग 2014 से 2021 यानी 7-8 साल में 3 गुना प्रति व्यक्ति आय में, मतलब खर्च में 3 गुना वृद्धि हुई है। यानी कि 1.63% तो जीडीपी के परसेंटेज में ग्रोथ हुआ, लेकिन जीडीपी भी बढ़ा है, इसलिए कुल मूल्य के रूप में देखा जाए तो लगभग 3 गुना प्रति व्यक्ति आय पे सरकार की खर्च बढ़ी है। और वैसे देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय इन्हीं दौरान देखा जाए, अगर आप आंकड़े जाके देखेंगे, इसमें नहीं बता रहा, मैं एडिशनल बता रहा हूं, तो लगभग दूना हुआ है। यानी 86,000 रुपए जो प्रति व्यक्ति आय थी, अब वह 1,70,000 72,000 पिछले साल के आंकड़े तक 1,72,000 रुपए हो गई है। और सरकार का स्वास्थ्य व्यय यानी 1108 से 2156, अगर ये लगभग बराबर रहता, मतलब ये दूना जैसे होता, तो ये माना जाता कि कोई बहुत सरकार का अंतर नहीं हुआ, लेकिन ये दिखा रहा है कि ये 3 गुना के लगभग हो रहा है। यानी सरकार ने 14 के बाद से खर्चे में वृद्धि की है। और महत्वपूर्ण जो दिखा रहा है कि सरकार, चलो स्वास्थ्य के हमने जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देख लिया, हमने प्रति व्यक्ति उसके देख लिया कि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य के खर्च के रूप में वृद्धि दिखी है। एक और वो आंकड़ा देते हैं जो दिखाता है कि कैसे ये सरकार के स्वास्थ्य व्यय में, जैसे सरकार द्वारा वित्त पोषित बीमा पर खर्च 2013-14 में 4,757 करोड़ रुपए था। यानी सरकार बीमा के लिए, स्वास्थ्य बीमा के लिए जो चलाती थी उस तरह की बीमाएं सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो 4,757 करोड़ रहता था। लेकिन 2021-22 में ये 20,771 करोड़ हुआ है। यानी ये देखा जाए कि 4.4 गुना, यानी लगभग 4.5 गुना ज्यादा सरकार का जो स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम भरता है वह हुआ है। यानी ये बता रहा है कि सरकार इस क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा रही है, यानी कि स्वास्थ्य बीमा का कवरेज बढ़ रहा है। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य स्वास्थ्य आश्वासन और बीमा योजनाओं में बढ़ते सरकारी निवेश को बता रहा है। अब ये सरकारी निवेश बढ़ रहा है, तो क्या सरकारी निवेश के बढ़ने के साथ ये संबंध जो बेहतर माना जाता है कि जैसे जैसे एक पलड़ा माना जाता है, ये एक तराजू है, एक तरफ सरकार का गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है और एक तरफ होता है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ को लेके। ये पड़ला गिरेगा तो इसे कम होना चाहिए। ये अच्छा संबंध माना जाता है कि सरकार के खर्चे जैसे बढ़े वैसे वैसे लोगों के खर्चे कम होने चाहिए। तो ये बताया जाता है कि हाँ ठीक है, स्थिति बेहतर हो रही है। कई बार ये हो सकता है कि ये खर्चे तो बढ़े दिखाई दे,
कोई आपदा के कारण उसके कारण, लेकिन अगर ये खर्चे भी वैसे ही रहे या कम हो तो ये माना जाता है कि इसमें मेन यही है कि लोगों को अपने जेब से कम से किफायती भी देना है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आए और कम से कम खर्चे पर वो स्वास्थ्य की सुविधाएं ले सके। उसके लिए सरकार को अपना खर्च बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आइए जरा आउट ऑफ द पॉकेट वाला देख लेते हैं कि आउट ऑफ द पॉकेट व्यय, स्वास्थ्य व्यय में गिरावट हो रही कि नहीं। ये बताते हैं कि गिरावट हो रही है। जैसे आंकड़े ही हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि वर्ष 2014-15 में आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये 2014-15 में, यानी जब सरकार ये आई थी उस समय 62.6% था। यानी जितना स्वास्थ्य व्यय होता था उसका 62.6% व्यय लोग अपने खर्चे से करते थे, यानी वो निजी व्यय था, लोग खुद के खर्चे से वो करते थे। 2019-20 में, यानी कि 5 साल बाद ये आंकड़े आए, जो है कितना हो गए, घटकर 47.1%, यानी ये आ गया 50% से कम। यानी कहां 62.6% था, 5 साल में घट के 47.1% आया। इसके बाद कोरोना आ गया। अब कोरोना में देखते हैं कि 2020-21 में ये आंकड़े आते हैं 44.4% और 2021-22 में ये आंकड़े आते हैं 39.4%। ये आंकड़े आप देखिए, ये जो वर्ष हैं 20-21 और 21-22, ये कोरोना का काल है। हम ये मान सकते हैं कि चलो कोरोना काल में सरकारी खर्च बढ़ सकता है, बढ़ा भी था, लेकिन क्या उस दौरान उतनी महामारी के दौरान लोगों पर उस महामारी या अन्य स्वास्थ्य का खर्चा आया? नहीं। देखा जाए तो टोटल स्वास्थ्य खर्चे में लोगों की आउट ऑफ द पॉकेट खर्च लगातार गिर रही है। 5 सालों में तो तेजी से गिरी है, इसके बाद गिर रही है और ये प्रवृत्ति नीचे, और ये जितना कम होता जाएगा, जैसे पहले लोगों को 100 रुपए स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ता था तो 62.5 या 62.6 रुपए अपने जेब से खर्च करने पड़ते थे, बाकी सरकार की सुविधाओं का लाभ मिलता था, स्वास्थ्य सुविधाओं का। अब क्या है कि मात्र 39.4% खर्च करना पड़ रहा है, 60.6% सरकारी सुविधाओं का या स्वास्थ्य सेवाओं का उनका बचत हो रही है और लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इससे क्या है, लोगों को राहत मिल रही है। अब ये जो आउट ऑफ द पॉकेट व्यय लगातार गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, उसके पीछे ये बताते हैं डॉक्टर बी.के. पॉल कि आउट ऑफ व्यय में कुछ पहल हो रही है। जैसे जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही है। ये क्या है, इसका है कि गरीबी रेखा के नीचे, यानी निचला तबका के जो 40% जनसंख्या है उसको हम 5 लाख की प्रति परिवार 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस से क्या करें, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा से कवर कर दें। और इस समय देखा जाए तो इसमें लगभग 65 करोड़ लोग इस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत जो है बीमा से संरक्षित हैं। ठीक है, तो ये इसके कारण जो है आज कैंसर और सहित कई गंभीर स्थितियों में सर्जिकल और चिकित्सा उपचार तक पहुंचने के लिए उधार लेने या संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यानी एक ये प्रमुख भूमिका निभा रही है। दूसरा, जो लोगों को अपने जेब से खर्च करना पड़ता था वो उसमें एक प्रमुख है। अगर वो सरकारी अस्पताल में जाते भी थे तो उन्हें जांच और दवाइयों पर बहुत खर्च करना पड़ता था। जांच और दवाएं और डायग्नोसिस, ये जेब के खर्च का, यानी लोगों के निजी खर्च का बहुत बड़ा भुगतान होता था। इसको लेकर क्या किया गया है, तो देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक पहल चलाई गई है, AAM या स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर। इसमें 1,69,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्र बनाए हैं, जो सुविधाओं में इनमें क्या है, मुफ्त दवाएं मिलेंगे और निदान सेवाएं या डायग्नोसिस भी होगी। इसके कारण वित्तीय बचत होगी। इसमें जो उप केंद्रीय स्तर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं उसमें 105 दवाएं और 4 नैदानिक इलाज परीक्षण निःशुल्क है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 172 दवाएं और 63 जांच जो है निःशुल्क होता है। साथ में इस आरोग्य मंदिर में कहा गया है कि गैर संचारी नॉन कम्युनिकेबल जितने भी रोग हैं उनकी प्रारंभिक जांच और दवाएं मुफ्त उपचार अनिवार्य है। ये सारी चीजें से होता क्या है कि लोगों को अब अपने स्वास्थ्य के जीवन में बेहतर बनाएगा, क्योंकि अब वो ज्यादा जांच करा सकते हैं, मुफ्त में दवा ले सकते हैं, जिससे आगे गंभीर रोग, शुरुआत में रोग के शुरुआती चरण में ही अगर जांच हो जाए
अच्छी दवा मिल जाए तो वो गंभीर रोग और जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकता है। ये क्या करेगा, लोगों के हेल्थ खर्च को या स्वास्थ्य पर जो उनका खुद का खर्च है वो बचाएगा। साथ ही में जन औषधि केंद्र, सरकार ने लगभग सभी जिलों में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र के माध्यम से 1900 से अधिक जेनरिक दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल, देखिए 1900 से अधिक जेनरिक दवाएं, सभी जिलों के 1900 से अधिक दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल आइटम कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं। और 2014 से अब तक अनुमान है कि इस योजना से उपभोक्ताओं को 28,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, केवल सस्ते दर पे जो दवाएं मिल रही हैं 1900 और 300 सर्जिकल। साथ ही में सरकार ने कोरोनरी स्टेंट, आर्थोपेडिक घुटने के प्रत्यारोपण, कैंसर की दवाओं और अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर रेगुलेटेड नियम लगा दिया कि इससे ज्यादा मूल्य नहीं लिया जा सकता है। उसके कारण भी अनुमानतः प्रतिवर्ष 27,000 करोड़ रुपए लोगों की बचत हो रही है। तो ये जो इस तरह से जो बचत हो रही है, जैसे 27,000 करोड़ ये हुआ, 28,000 करोड़ उस 14 से अब तक उपभोक्ताओं का 28,000 करोड़ बचा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसमें ये आंकड़ा है, पिछले साल के आंकड़े 2023 तक के आंकड़े, कि ओवरऑल जो है 80,000 करोड़ रुपए जो है 85,000 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा के तहत इसमें इलाज किया गया है। और अगर वो इलाज नहीं किया जाता, लोग स्वतः निजी क्षेत्र में जाते, तो वह खर्चा 1,20,000 करोड़ तक होता। तो इतना सारा खर्चा लोगों का बच रहा है। इसीलिए देखे होंगे ड्रास्टिकली जो है स्वास्थ्य आउट ऑफ द पॉकेट स्वास्थ्य व्यय लोगों का घट रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार कुछ सामाजिक योजनाएं भी चला रहा है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी चला रहा है, जिसके कारण बीमारी आए ही न। जैसे उसमें से एक है सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता वाला। जैसे 2019 में जल जीवन मिशन की शुभारंभ की गई थी, तो केवल ग्रामीण स्तर पर 17% परिवारों के पास नल से पानी था। अब ये आंकड़ा लगभग 76% पहुंच गया है। और WHO का मानना है कि जब 100% लोगों को शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा, नल से शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा, तो ये कम से कम 4 लाख लोगों को जान बचाएगा। ये 5 वर्षों में 4 लाख लोगों की जान जो पानी जनित बीमारियों से ग्रसित होती है उसको बचाएगा। ये कौन कह रहा है? WHO कह रहा है। इसी तरह से WHO ने अनुमान लगाया कि जो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन है उसके तहत 2014 से 2019 के बीच में जो ओपन डिफेशन फ्री यानी ग्रामीण खुले में शौच से मुक्त ग्राम बने हैं, उसके कारण भी 3 लाख से अधिक मौतें, उसमें दस्त और प्रोटीन की कमी, खासतौर से इसमें ज्यादातर बच्चे ही होते थे, उनकी भी जान बचाई जा सकी है। ये सारी चीजें जब होती हैं तो इससे क्या हो रहा है? इससे देखा जाए तो वही भारत में स्वास्थ्य प्रणाली के अगर भविष्य देखें तो एक बेहतर भविष्य की तरफ ये कह रहा है। क्या कह रहा है? कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में बढ़ती प्रवृत्ति, यानी सरकार का जो स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ता खर्च है, स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी स्वास्थ्य व्यय और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बढ़ती हिस्सेदारी, साथ ही साथ आउट ऑफ द पॉकेट व्यय में लगातार कमी एक अधिक प्रगतिशील स्वास्थ्य प्रणाली की ओर बढ़ने का संकेत देती है। और अगर देखें इसमें कि सरकार जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मेडिकल कॉलेज और एम्स बनवा रहा है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, और इसके कारण जो है बाल चिकित्सा और वयस्क ICU विकसित करने की चीजें भी कर रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सहायता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे भारत की स्वास्थ्य प्रणाली निकट भविष्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को वास्तविक बनाने के लिए सुधार प्रदर्शित कर रही है। यानी जो नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर BK पॉल बता रहे हैं अपने इस लेख के द्वारा कि भारत के स्वास्थ्य प्रणाली में उल्लेखनीय रूप से सुधार देखा गया है, और वो सुधार देखा भी जाना चाहिए। वो बताते हैं कि कैसे स्वास्थ्य, वो आंकड़े यही कि स्वास्थ्य का GDP के आधार पर खर्च बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति के आधार पर भी देखें कि बढ़ रहा है, और साथ ही में लोगों का अपने जेब से खर्च घट रहा है कि नहीं, वो भी दिखाए हैं आंकड़े, और साथ में बताए हैं कि कौन कौन सी योजनाएं इस दिशा में पहल कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक अपना जो है न्यूज है टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट का, वो कैंसर से जुड़ी संस्थान है, उसने कहा है कि भारत में मुंह के कैंसर या ओरल कैंसर के कारण हर वर्ष लगभग 5.6 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ठीक है, आइए जरा से हम इसको देखते हैं कि क्या है मामला, चर्चा में क्यों है। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के नेतृत्व में एक अध्ययन होता है,
और इसमें अनुमान लगाया गया कि समय के पहले मौखिक कैंसर से होने वाली मौतें, यानी जो ओरल कैंसर हो रहा है और उसमें जो समय से पहले मृत्यु हो जा रही है, उसके कारण वर्ष 2022 में भारत की उत्पादकता में 5.6 बिलियन डॉलर, अगर इसको करो तो लगभग तुलना करो तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए या उसके सकल घरेलू उत्पाद का 0.18% का नुकसान हुआ है। इतना हमें हर साल सिर्फ लोग जो प्रीमेच्योर मर जा रहे हैं ओरल कैंसर के कारण, भारत में 2022 का अनुमान लगाया गया, उसके कारण नुकसान होता है। अध्ययन के और क्या प्रमुख निष्कर्ष हैं, ये बता रहा है, रिपोर्ट बता रहा है कि 51% मौतें या अंतिम चरण, यानी जब कैंसर के बारे में इलाज नहीं ही किया जा सकता है, यानी जो मौत हो रही है या अंतिम चरण है, उसमें से 51% 41.5 यानी 41.5 वर्ष की आयु वाले रोगियों में है भारत में। ये एक गंभीर की, दुनिया में ज्यादातर ज्यादा एज पे कैंसर, लेकिन भारत में खासतौर से ओरल कैंसर दिख रहा है कि वो कम उम्र 41.5 वर्ष की उम्र में ही 91% है। और यहाँ पे वर्किंग एज को अगर 62 मानो तो उस एज को गुणा करो, यानी 41.5 और 62 का अंतर कितना आया, 10.5, और उस 10.5 को 12 से गुणा करो और उससे फिर निकालो, तो ये कहते हैं कि टोटल अगर संचयी रूप से देखा जाए तो 671 उत्पादक या कामकाजी वर्ष जो है हमने खो दिया है। किसके कारण? असमय मृत्यु के कारण, क्योंकि बहुत कम समय में ही हमारे यहाँ मृत्यु होती है। 91% लोग ऐसे आते हैं जो लास्ट चरण में होते हैं या मृत्यु हो जा रही है। और इसमें देखा जाए कि पुरुषों के लिए यह नुकसान का मौद्रिक मूल्य 57 लाख रुपए पड़ता है, अगर हम अनुमान लगाएं कि जितने पुरुष और महिलाएं, और महिलाओं के लिए 71 लाख रुपए से अधिक हो गया है। ये चीजें ये बता रहे हैं। ये बताते हैं कि 90% मुंह के कैंसर को रोका जा सकता है। जब 90% मुंह के कैंसर को रोका जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, फिर ये क्यों 91% लोग हमारे यहाँ 41.5 वर्ष की अवस्था वाले 91% लोग मृत्यु के प्राप्त कर जा रहे हैं या अंतिम चरण में आ रहे हैं? वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में देर हो रहा है, कहीं ना कहीं डायग्नोसिस के बाद यानी निदान में दिक्कत हो रही है, हस्तक्षेप उनमें नहीं हो पा रहा, स्वास्थ्य देखभाल नहीं हो रही है, और पहुंच और लागत भी ज्यादा है। इसी के कारण लोग जांच कराने से डर रहे हैं और जांच कराने के बाद इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। जिस चीज को बचाया जा सकता है उसको नहीं। नुकसान क्यों पैसे का दिखाया गया? क्योंकि इसमें से 90% लोगों की जान बचाई जा सकती है। जान तो वो उसके आर्थिक पहलू के रूप में भी इसने बताया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रारंभिक चरण में 70% और उन्नत चरण में 86% के कैंसर के मध्य वर्ग को प्रभावित किया है। इसमें से 53% को पूरा इलाज करने के लिए किसी न किसी प्रकार की बीमा योजना और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, भारत में मुंह का कैंसर पुरुषों में सबसे अधिक प्रचलित कैंसर के रूप में उभरा है और दुनिया भर में जो मामले उसका लगभग 1/3 योगदान केवल भारत में जो ओरल कैंसर है वो दे रहा है। तो डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे में यह अध्ययन कम आयु वर्ग के लिए शीघ्र जांच की आवश्यकता पर यह जोर देता है और मुंह के कैंसर के निदान और उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भी उपचार के बढ़ते खर्च में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों दोनों को प्रभावित किया है। और पश्चिम दुनिया के रुझानों के विपरीत भारत में जो नए उम्र के लोगों को कैंसर हो रहा है, ये चिंता की बात है। देखिए, टाटा मेमोरियल के जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि निदान किए गए मुंह के कैंसर में 55% मामलों में मृत्यु हो जाती है। जागरूकता की व्यापक कमी के साथ मुंह के कैंसर को लेकर भय और लागत धारणाओं के परिणाम स्वरूप मामलों का एक बड़ा हिस्सा एकदम अंतिम चरण में आ जाता है, तब पता चलता है, जिससे मृत्यु दर में वृद्धि होती है। और अगर सही समय पे जांच हो जाए तो ऐसे लोगों को असमय बचाया जा सकता है। ठीक है, आइए अगला न्यूज देखते हैं। कारण क्या है? तो मुंह का कैंसर तंबाकू का सेवन, धुआं रहित तंबाकू यानी चबाने वाली खैनी, पान मसाला, अत्यधिक शराब सेवन, मुख को साफ आदि न करने के कारण होता है। इसमें वायरल भी होता है। अगला न्यूज है चीन का चांग-ई-6 चंद्र मिशन। चांग-ई जो है चीन में चंद्रमा की देवी या चंद्र देवी को बोला जाता है, उसी के आधार पर यह चंद्रमा का चंद्र मिशन है। कल ही चीन ने अपना चंद्रयान चांग-ई-6 को छोड़ा है और ये चंद्रमा के सुदूर हिस्से में पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए गया है।
ये 53 दिन का पूरा दिवसीय मिशन है। 53 दिन में वहां जाएगा, चंद्रमा पे उतरेगा, वहां से आंकड़े लेगा, कुछ राख वाक लेगा, फिर वो वापस धरती पर लौट आएगा। ठीक है, तो चांग ईस्ट 6 मिशन क्या है, तो देखिए चांग ईस्ट 6 मिशन का लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव में एटकेन बेसिन में उतरकर धूल और चट्टान के नमूने एकत्र करना है और इसको चंद्रमा के इस क्षेत्र की संरचना और विशेषताओं को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला होगा। मानव चंद्र के इस अन्वेषण के इतिहास में अपनी तरह का पहला प्रयास है कि सुदूर चंद्रमा के हिस्सों में वहां पे उतर के और वहां से कोई आंकड़े लेकर आएगा। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी के संपर्क और हस्तक्षेप से मुक्त चंद्रमा का कुछ हद तक सुदूर भाग यानी मुक्त सुदूर भाग रेडियो खगोल विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक कार्यों के लिए आदर्श है। इसीलिए देखिए भारत अपना चंद्रयान भी साउथ पोल के पास में उतारा है। और दूर भाग चूंकि एक है कि मुश्किल भी होता है क्योंकि वो पृथ्वी के कभी सामने नहीं आता है, इसलिए वहां पर कम्युनिकेशन के लेकर आपको रिले उपग्रह भी चाहिए ताकि वहां से उसको कम्युनिकेशन करा लिया जाए। इसलिए सुदूर भाग में वहां पे मिशन भेजना भी जो है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वह एकदम कह सकते हो ना कि वहां से चंद्रमा के बारे में सटीक डेटा मिल सकता है, इसलिए वहां के बारे में अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन की चंद्रमा पर चंद्र स्टेशन बनाने की योजना है। चांगे 5 के तहत उसने वहां से दृश्य भाग से लेकर आया है। अब इसके तहत वो जो नमूना लाएगा उसके आधार पे उसको उम्मीद है, उसमें पता चला था कि पानी आदि है। ऐसे में चीन इस सुदूर क्षेत्र में चंद्रमा में एक स्टेशन बनाने के बारे में भी विचार कर रहा है। चांगे 6 मिशन की विशेषताएं देखिए, इसमें 4 घटक हैं। एक है आर्बिटर क्या करेगा, चंद्रमा की चक्कर लगाएगा। एक है लैंडर वहां से उतर के चंद्रमा पर जाएगा। एक असेंडर है जो वहां पे उतरेगा और चीजें लेकर फिर क्या आएगा, एक पुनः प्रवेश मॉड्यूल है उसमें चढ़ेगा, वो फिर वो लेकर आपको आर्बिटर तक आएगा और फिर वो आर्बिटर लेकर पृथ्वी पर लौट आएगा। ठीक है, और इस पे इसका काम होगा चंद्रमा पर धूल चट्टानों को नमूनों को इकट्ठा करने के बाद इन नमूनों को पुनः प्रवेश मॉड्यूल में स्थानांतरित करने के लिए चंद्र आर्बिटर में लग जाएगा। इसके बाद उन्हें वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। एक और जो खास बात है कि चीन के मून मिशन में पाकिस्तान का भी आर्बिटर शामिल है। अब पाकिस्तान भी कहेगा कि चलो तुमने चंद्रयान 3 भेजा है, देखो हमने भी चंद्र मिशन भेजा। हालांकि वो आर्बिटर तक ही रहेगा और ये उसको महत्व दिला रहा है। उसका दोस्त पड़ोसी जो है, उसका दोस्त भी सदाबहार दोस्त। कैसा दोस्त, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा, वो एक दूसरे को कहते हैं और एक दूसरे की जान भी लेते रहते हैं अपने अपने देश में। ठीक है, चलो फ्रांस, इटली और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो वैज्ञानिक उपकरण है वो चांग ईस्ट 6 के जो लैंडर है उसके साथ जाएगा और जो पाकिस्तान है उसका जो उपग्रह जा रहा है या उसका जो उपकरण जा रहा है वो आर्बिटर तक ही रहेगा। वो चंद्रमा की कक्षा में आर्बिट करेगा, लेकिन उसमें कैमरा लगा होगा, वो जो सुदूर चंद्रमा का वो तस्वीर लेके भेजेगा। ठीक है, और देखा जाए तो भारत का चंद्र मिशन, तो भारत ने भी चंद्रमा 3 का सफल परीक्षण करके साउथ ध्रुव के पास, मतलब कह सकते हो कि सबसे निकट भेज के वहां पे अपनी सफलता अर्जित की थी। भारत ने हालांकि एक अपने विक्रम लैंडर से हॉप टेस्ट भी करवाया था कि यानी एक बार उछड़ के उसको करने को लेकर, उससे हमें जो डेटा मिला है, हम अगला जब चंद्र मिशन भेजेंगे तो हम भी वही करेंगे जो चीन कर रहा है कि वहां से डेटा इकट्ठा करके हम वापस पृथ्वी पर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इसका नोट्स बना के तैयार कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।